चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पहली वीडियो है और हम सब अपने-अपने कैपेसिटी में मुख्तलिफ जगह पे ज्ञान बाँटते रहते हैं, तो हमने सोचा इसको एक प्लेटफ़ॉर्म पे करते हैं। अपना ज्ञान कुछ मतलब उसको एक मटेरियलाइज़ करें, तो उस लिए हम जो है हमने चारों ने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है और नाम इसका हमने रखा है दूध पत्ती और इंशाल्लाह आपको ये दूध पत्ती बहुत अच्छी लगेगी और जैसी भी लगे आप बताइएगा। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से होंगे ज़ुहैब हयात साहब और बाय प्रोफ़ेशन ये इंजीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और माशाल्लाह आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। दूसरी तरफ हमारी तरफ हैं उमैर खालिद भाई, उमैर खालिद साहब, ये भी बाय प्रोफ़ेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, फ़ास्ट में, कराची यूनिवर्सिटी में हैं और मुख्तलिफ जगह पे अपने ये सर्विसेज़ दे रहे हैं। दूसरा ये कराची से हैं और हमारे पास कनाडा से जनाब कमर भाई हैं, कमर अकील और ये भी बाय प्रोफ़ेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में देखते हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं और मैं वक़ार अहमद अकाउंटिंग का टीचर। तो आज हमने स्टार्ट किया है पहला अपना टॉपिक कि हम वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है जो कि आपने बोर्ड ने अनाउंस किया है, पीसीबी ने अनाउंस किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम इससे पहले बात करना चाह रहे थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, खैर उसका टाइम तो निकल गया, अब जो होना चाहिए था वो हो चुका है। तो बारी-बारी हम व्यूज़ लेते हैं, पहले ज़रा कमर भाई वहाँ पे जुम्मे का टाइम इनका हो रहा है, तो ये ज़रा अपना व्यू देंगे। कमर भाई कैसा लगा आपको ये स्क्वाड देख के? स्क्वाड तो वैसे ही जो सच बात है वो एशिया कप वाला ही है। तो आप क्या समझते थे यही रहेगा? कुछ चेंज आप समझते थे या क्या आपके क्या व्यूज़ हैं? जी। एक्चुअली में जो ओवरऑल इम्प्रेशन है ना स्क्वाड का वो सही है। मैं पॉजिटिव हूँ उस पे। एक्चुअली में ना इसमें ऑप्शन इतना ज़्यादा होता है ना कि कभी भी आप 100% एग्री कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? स्क्वाड के ऊपर कभी भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। आप पिछला भी माज़ी उठा के देख लो, तो कभी भी एग्रीमेंट होगा नहीं क्योंकि आप आपके पास ऑप्शन इतने ज़्यादा होते हैं और ये होता है। ठीक है ना? तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि स्क्वाड सही है। सिर्फ़ मुझे जो प्रॉब्लम है ना वो है क्योंकि अगर आप जो लोगों को जो शिकायत हुई ना पिछले मैच में, वो इस वजह से हुई क्योंकि बाबर आज़म बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। हमारा जो है ना काफ़ी दिनों से ओपनिंग ओपनिंग जो है ना बहुत अच्छा चल रहा था। नहीं यहाँ पे आप आके हमारे जो है ना देखें, शुरू इसमें दरम्यान में हाँ, आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, बाकी लोग भी सवाल कर सकते हैं। आर्गुमेंट ये है कि आप सैटिस्फाई कैसे हैं? मतलब ये जो स्क्वाड है, जिसने एशिया कप में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दी है और इसकी बुनियादी वजह इनका मिडल ऑर्डर है, जो कि बिल्कुल ही क्लिक नहीं किया और चला ही नहीं और वो मैचेस जो कि हम चेस कर रहे थे, जिसमें चेस करना बड़ा आसान था वहाँ पे, उन मैचेस को हमने बड़ा फँसा कर अफ़गानिस्तान से 130 रन का एग्ज़ैक्टली टारगेट हाँ, बड़ी मुश्किल से न यानी कि एंड पे आके एक बॉलर ने 2 छक्के मार ऐसे करके हमने जीता है चीज़ें। तो आप इससे सैटिस्फाई कैसे हैं? मतलब क्या हमारे पास मिडल नहीं ऑर्डर है ही देखें नहीं पाकिस्तान में? एक चीज़ एक चीज़ आप नहीं भूल रहे हैं कि आप फाइनल खेले हैं आप, ठीक है ना? वो किस तरह से खेले हैं वो एक अलग स्टोरी है लेकिन जब श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और इंडिया इनके मौजूदगी के बावजूद आपने फाइनल खेला है तो बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेटेड भी होने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना और मैचें ना ऐसी जीतते जीतते हैं लोग। ऐसा नहीं है एक बॉल पे भी छक्का मार के लोग जीतते हैं, तो वो नहीं है, हम फाइनल खेले हैं। अच्छा, हमारा जो है ना आप ये मत भूलें कि आपका जो बाबर आज़म था वो बिल्कुल ही नहीं चला, ठीक है ना? और शुरू में जो है ना आपको चैलेंजेस हुए हैं, उसका उसका इम्पैक्ट आपके मिडल ऑर्डर पे आया है और मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया, इसके वजह से मैच जो है ना इम्बैलेंस नज़र आया, वो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि अच्छा और बुरा जो है ना वो खिलाड़ियों के ऊपर टाइम आता है। इतनी गलत टीम नहीं थी, थोड़ा डिलीवरेंस का प्रॉब्लम हुआ और जो है ना ये सही हो जाएगा। एक आध मैच में अगर 1-2 मैच एक टूर्नामेंट में खराब हुआ है, तो मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड नहीं हूँ। मुझे इस टीम से उम्मीद है कि ये टीम जो है ना डिलीवर करेगी। सिर्फ एक चीज़ ये करना है कि आपने जो है ना अपने डॉट्स बॉल को और जो मतलब फील्ड से बाहर की जो चीज़ें हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको ये करना है कि आपको मैच को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना है। आपने डॉट बॉल आप करते हो, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। आप अपना नेचुरल गेम खेलो, मेरिट पे। ये नहीं कि बस मुझे रोकना ही है, पहले से ज़हन बना लिया है। जो लूज़ बॉल आ अच्छा रहा है तो उसको मारो, उसको अगर रोकने से कोई अगर फ़ायदा नहीं। हम स्पेसिफिक स्क्वाड पे रहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आपको लगता है कि ये सिलेक्शन ठीक हुई है और मज़ीद इसमें कोई ख़ास चेंजिंग की एज़ सच गुंजाइश नहीं थी और आप पेसिमिस्टिक भी हैं कि ये इंशाल्लाह जो है परफ़ॉर्म भी करेगा ये वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं लड़के परफ़ॉर्म कर लेंगे ये। एग्ज़ैक्टली मैं जो है ना देखें 100% तो एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मैं समझूँगा कि अभी जो लॉट अवेलेबल था, उसके लिहाज़ से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई भंड नहीं मारा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी वर्किंग किया होगा, मोहम्मद वसीम है चीफ सेलेक्टर और ये वो। तो मुझे इतना वो नहीं लग रहा है। सिर्फ़ प्रॉब्लम क्या होता है यार देखो,
अभी मैं वो सुन रहा था तो उन्होंने कहा वो बाबर आजम बड़ा अच्छा कैप्टन कर रहा है, फिर जरा सा मैच हारा तो बिल्कुल ही सारा उसके कैप्टनसी पे। तो हम लोग बेसिकली हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। हम लोग समझते हैं कि यार बिल्कुल जरा बाबर आजम जैसा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को इतना तनकीद ठीक है होता है यार। कोहली के ऊपर भी बुरा वक्त आया था, बड़े बड़े प्लेयर के ऊपर आता है। तो ये नहीं है, ये कारतूस आपका चलेगा, मैच बैलेंस हो जाएगा, आपको शुरू से स्टार्टिंग मिलेगी, मैच बैलेंस हो जाएगा। पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, ठीक है, पाकिस्तान के पास बैटिंग अच्छा है। अच्छा, फील्डिंग जो है ना, ये हमारा हमेशा से इशू रहा है। और ये जो है ना हमेशा वो करता है, ये नहीं है कि आप हमेशा ही कैच छोड़ोगे। तो मैं इतना ज्यादा वो नहीं हूँ, बॉलर भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास के हैं, हार्ड हिटर भी हैं। सिर्फ आप मैनेजमेंट को ये चाहिए कि इनको बोलो कि भाई आपने ना, अगर आप बॉल हिट नहीं करोगे, डॉट बॉल ज्यादा करोगे, तो आपको जो है ना हम उस हिसाब से फिर आगे का वो होगा। तो ये खुद खेलना सही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस ठीक है। ये है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। आप जी। सेटिस्फाई हैं जोहेब भाई? क्या आपकी नज़र है इस सारे स्क्वाड पे, और आप क्या समझते हैं क्या चेंज होना चाहिए था, या जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ? और आप कितने इससे उम्मीद आपकी कितनी है कि कितना ये कुछ कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में जाके? अ, यार जो टीम सिलेक्शन हुई है ना, वो तो इनको इनके पास वर्ल्ड कप से पहले इनके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या थे। तो डोमेस्टिक हमारा बड़ा जो सीन है ना, वो बड़ा खराब सीन है। यानी डोमेस्टिक में जो लड़का परफॉर्म करता है ना, वो अगर एक साइड का प्लेयर भी हो ना, रैक साइड का, वो जब भी परफॉर्म कर लेता है। अभी उमैर भाई ने शायद शोएब मकसूद की वीडियो लगाई थी, मैं देख रहा था। सब जो भी उसको सारी बल्ले पर बॉल्स थी, बड़ी आराम से खेला उसमें जा रहा था। उसमें उसमें जोहेब भाई ये ना डोमेस्टिक के जो जाहिर बात है जो बॉलर्स हैं वो डोमेस्टिक के होते हैं, और फिर जब इंटरनेशनल हम्म। बॉलर्स होते हैं सामने आपके जो है ना, इंटरनेशनल बॉलर आ जाते हैं, तो फिर वो शॉन टेट और ये सारा कुछ, फिर वो एक अलग चीज शुरू हो जाती है। तो डोमेस्टिक के बॉलर्स में परफॉर्मेंस और फिर इंटरनेशनल में ये, जी जी। हाँ। सो ये जो स्क्वाड है ना, ये पीएसएल की परफॉर्मेंस पर हम कह रहे हैं तशकील दिया जाता है ना। यानी नॉर्मली हम पीएसएल का जो बंदा उठता है, खुशदिल हो गया या इफ्तिखार हो गया, इन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दिखाई है। जी बिल्कुल। अब इश्यू जो आता है ना, जो हमारा इस मतलब अभी इश्यू था कि आपकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन फिक्स्ड है, और इसलिए हम नो डाउट हमको बड़े मैच जीता है बाबर और रिजवान का। और वो यू नो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। अब जब टेक्निकली साउंड बैट्समैन का मसला ये होता है कि वो मीन्स एग्रेसिव इन नेचर नहीं होता। यानी उनकी उसकी नेचर एग्रेसिव नहीं होती। सो वो जब इस तरह की पिचेस आती हैं, तो जैसे रिजवान है, उससे मारा नहीं जा रहा था बहुत सारे मौकों पर, लेकिन वो आउट भी नहीं हो रहा था। वो आउट भी नहीं होते, मसला है कि वो टेक्निकली साउंड होते हैं तो आउट भी नहीं होते। तो वो जो टीम पर प्रेशर आता है ना मिडिल ऑर्डर पर, वो इतना ज्यादा होता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अच्छा। या तो अगर तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन ये चेंज नहीं करते, तो इनको जो तीसरा चौथा नंबर है, उस पर इनको एग्रेसिव बंदा खिलाने पड़ेंगे। फखर सही था, लेकिन फखर आउट ऑफ फॉर्म था। ठीक है। लेकिन अच्छा, चौथे नंबर पर रिजवान की जो क्वालिटी आप गिनवा रहे हैं, इसी क्वालिटी को लेकर बहुत तनकीद हुई है कि भाई T20 में या 40 बॉल पे 45 रन वाला बंदा नहीं चाहिए, हमें 40 बॉल पे 20 बॉल पे 60 रन वाला, या 20 बॉल पे 40 रन वाला एटलीस्ट, या 35 रन वाला बंदा चाहिए। तो उसकी जो ये स्ट्रेंथ जिसको हम काउंट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वीकनेस समझी जा रही है तो T20 के लिहाज से। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन उसने तेज भी परफॉर्म किया है। यानी अगर आप माजी के उसके स्टेट्स देखें, उसकी उसकी बैटिंग देखें, तो जहां उसको पिचेस मिली उसने तेज परफॉर्म किया है। लेकिन टेक्निकली साउंड बैट्समैन का ये मसला होता है, क्योंकि वो आउट भी नहीं होता था। मसला है कि अगर कोई थोड़ा बहुत हाँ वो एग्रेसिव आउट बंदा नहीं, हो ना, हाँ वो चलता वो रहता है। आउट हो जाता है, हाँ हाँ दूसरे हाँ को मौका मिल जाता है। ये हाँ। आउट भी नहीं होते, आउट 15 भी नहीं, ओवर तक खेलेंगे चल रहे हैं। और वही 50 बॉलों पर 60 रन बना देंगे, 55 रन हाँ। बना देंगे, जिसका फायदा अच्छा, नहीं होगा। उसमें उमेर तो भाई से अभी हम बात करेंगे तफसील से। उनमें उनका मौकफ ये था कि ये लोग इतने ज्यादा मतलब स्टेडी इसलिए खेलते हैं कि इनको पता है इसके इनके पीछे कुछ नहीं है, कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा मिडिल ऑर्डर तो वैसे ही फारेगा, तो वो फारेग हो यार जाएगा, तो हम 10-12 ओवर तक मेरे लिए खेलते ख्याल से रिजवान इतना है ना सेल्फिश बंदा है। मेरे साथ ख्याल से बाबर को आप कह सकते हो कि हैं। बाबर का सेल्फिश शायद नहीं, होगा। ये तो सेल्फिश नहीं हुआ ना, ये तो टीम के लिए हुआ ना, कि हमें पता है कि हाँ, टीम ये में टीम के मिडिल लिए। ऑर्डर नहीं है, हम उनके लिए छोड़ते ही 6-7-8 ओवर छोड़ते हैं, ताकि उसमें ही जो करना है वो कर लें। तो हम शुरू में ऐसे तो ऐसे खेल के लेके चलते हैं कि 12 ओवर के अंदर 80 रन 70 रन, बस हार्डली, ताकि अच्छा, मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ बचा ही ना, मतलब गेम बिगाड़ने के लिए। वका तो मैं सिर्फ टीम का बता दूं, फिर उमैर भाई से आप हाँ जी पक्की जी, राय प्लीज लीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। सही है, टीम में हमारी बॉलिंग लाइनअप है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से फिक्स है। यानी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। यानी और 4 फास्ट बॉलर है हमारे। जी जी, जो वसीम जूनियर है, वो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर सही है। है। उसके बाद 2 स्पिनर्स हैं जो ऑलराउंडर है, और बैट्समैन भी अच्छे हैं, शादाब और नवाज। नवाज। सो बॉलिंग में तो उनको कोई मसला नहीं, बॉलिंग बड़ी हमारी परफेक्ट है। तो हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन हम चेंज नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। नहीं करेंगे भी उसके नहीं हमें वर्ल्ड कप से सही पहले। है ना। अब मसला है कि अगर तो इन्होंने शान मसूद को खिला दिया, तो हमारे पास 3 ऐसे बैट्समैन हो जाएंगे जो एक जैसे एंकर राइट। टाइप। जी शान मसूद भी हिटर नहीं है। हाँ। आपने
उसके स्टैट्स देख रहे हैं, उसने छक्के कितने मारे, उसको 6 हिट कैपेबिलिटी भी नहीं है उसपे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने अगर उसको और डाला गेयर तो चेंज आप किया उसने पिछले 1 साल, हल्का फुल्का गेयर चेंज किया है उसने, लेकिन वैसा वाला हाँ नहीं है वो, जैसा कि मतलब नहीं, वो भी T20 वही होगा ना, मुश्किल आएगी ना, मुश्किल पिच वो रिजवान बन जाएगा। रिजवान सही बन। है। ठीक है। तो इस तरह तो होगा, लेकिन कहते हैं कि ये इफ्तिखार शायद है ना ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर चले, क्योंकि ये शॉर्ट पिच बॉल्स खेल देता है। इसके वहां लेकिन के ये पता स्टैट्स। चलेगा क्या, क्योंकि इंडिया ने हमको सारा शॉर्ट पिच बॉल्स पर ही आउट किया है। तो हमारे ये जो 3 नंबर है ना, जिसके अंदर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये बड़ा क्रिशियल है। मेरे ख्याल से रिजवान को ऊपर आना चाहिए फोर्थ पे, और तीसरे नंबर पर नीचे आना चाहिए मतलब, हाँ रिजवान को नीचे और आना तीसरे चाहिए। नंबर पे हैदर अली को, हाँ तीसरे नंबर पे हैदर अली को खिलाना चाहिए। ओपन किसको करना चाहिए? ओपन तो यार चेंज नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता चेंज होंगे। आप कह रहे थे ना रिजवान को चौथे नंबर पे आना चाहिए। नहीं नहीं, रिजवान को नहीं, नवाज को। नवाज सॉरी, को, ठीक है ठीक है, ओके ओके। और नवाज को चौथे पे, और तीसरे नंबर पे हैदर अली। तीसरे नंबर पे हैदर अली को आना चाहिए। और अगर हाँ और ठीक फिर हाँ, फिर आगे जो मीन्स है, पांचवें छठे पे जिसको खिलाना चाहें खिला रहे हैं। जैसे सिचुएशन तो हो आप वो उमर भाई से, तो हमारी टीम फिक्स है, सिर्फ 2-3 नंबर्स का मसला है मिडिल ऑर्डर के। जी तो जी, ठीक है, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। सही। ठीक है जी। अब ऑल आइज ऑन उमर खालिद साहब, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है डोमेस्टिक पे और सब जगह पर, और इनके बड़े एनालिसिस हैं जिनको हम सुनते पढ़ते रहते हैं क्रिकेट में स्पेशली। जी सर उमर भाई, क्या आप फरमाते हैं? आपको टीम का ये सिलेक्शन कैसा लगा, पहले तो ये बताएं। काफ़ी कुछ तनकीद हो रही है, कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने भी तनकीद की है, हम लोग भी देख रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। हमारी तनकीद सिर्फ ये है कि यार एशिया कप की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी नहीं थी, कम से कम उसको तो चेंज करते ना आप। तो आपने उसको भी अनटच रखा, वो भी वैसे का वैसे ही, जैसे आपको उनको पूरा एतमाद है, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपके पास चॉइस थी भी, जैसे कि लग रहा है, दिख भी रहा है कि हमारे पास चॉइस है, लेकिन उसको भी आपने चेंज नहीं किया, तो क्या कहते हैं आप जी उमर भाई? अच्छा म्यूट खत्म कर लें, उमर भाई अपना म्यूट खत्म कर लें पहले। हाँ ओके। जी तो जी। सबसे पहले तो सारे ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। अस्सलाम। जो आपने वकार सलाम जो आपने सवाल किया है स्क्वाड से मुतालिक, देखें स्क्वाड में आपके, मैं पूरे स्क्वाड के मामले में एक ही अगर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूं कि अच्छा है बुरा है, या फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ या पेसिमिस्टिक हूँ, उससे बेहतर ये है कि मैं इस स्क्वाड को अगर डिवाइड करता हूँ 2-3 एरियाज में। हमारे फास्ट बॉलिंग मेरे ख्याल से बहुत इस वक्त पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है उसको। और अगर आप एशिया कप की हमारी परफॉर्मेंस देखें, अगर हम फाइनल तक पहुंचे हैं किसी भी तरह से, तो वो हमारे फास्ट बॉलर्स की या फिर जो हमारे एक स्पिनिंग जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं उनकी बुनियाद पे हम पहुंचे। तो ये 2 एरियाज हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा उमर, तीसरा इसमें हमारे छोटा सा मैं ऐड करूं कि फास्ट बॉलिंग और या बॉलिंग वो तो हमारी हमेशा से अच्छी रही है, और मुझे जहां तक बचपन से मैचेस याद हैं, शायद 90% मैचेस जब हम हारे हैं वो बैटिंग ने ही हमें मरवाया है, बैटिंग ने बिल्कुल ही हमें गिरवाया है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये मेरे ख्याल से ये हमारा वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी वो फेस सेविंग हो जाती है, तो वो बॉलर्स की परफॉर्मेंस की वजह से आज भी हो रही है। अच्छा, एक और अच्छी चीज जो हम पॉजिटिव चीजों की अगर मैं जिक्र करूं तो वो ये है कि मैं एशिया कप की परफॉर्मेंस को हटा देता हूं। जब कोई प्लेयर या कोई ओपनिंग बैट्समैन इतने लंबे अरसे तक परफॉर्म करता है, उसके बाद 3-4 मैचेस में वो फेल हो जाता है, वो नहीं कर पाता स्कोर किसी भी वजह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं बाबर आजम को या रिजवान को, कि इनके ओपनिंग पेयर को, कि यार आप इसको अचानक से वर्ल्ड कप के करीब आके चेंज कर दो। तो मैं उसको भी, वो भी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अब आपको अगर कोई प्लानिंग लॉन्ग टर्म ओपनिंग के लिहाज से करनी है तो वो वर्ल्ड कप के बाद ही आप सोच सकते हैं। वर्ल्ड कप तक तो मेरे ख्याल से अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है इस ओपनिंग पेयर पे, तो आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और मुझे इससे उम्मीद भी है कि ये जिस तरह की एशिया कप की परफॉर्मेंस थी उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगी। और उसके भी डिफरेंट रीजंस हैं कि वो उम्मीद मुझे क्यों है, उसके कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। लेकिन अच्छा देखें, जब भी कोई स्क्वाड अनाउंस होता है ना, तो उसके ऊपर तनकीद तो हमेशा होती है कि यार ये क्यों है, किसी का कोई फेवरेट प्लेयर होता है, किसी का कोई फेवरेट प्लेयर होता है। लेकिन हमेशा देखें, जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, उसकी अपनी एक जस्टिफिकेशन होती है, उसका अपना एक प्लान होता है। वो प्लान आपसे या मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है। मुझे इस वक्त जो समझ में नहीं आ रहा वो ये नहीं आ रहा कि आपका बैटिंग को लेकर आपका प्लान या जस्टिफिकेशन सिलेक्शन कमेटी के पास है क्या। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप फाइनल में पहुंच गए एशिया कप के, इस वजह से आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा इसको डायसेक्ट करें बिल्कुल हाई लेवल पे, आपके पास आपने 6 मैचेस खेले, आपके 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं जिन्होंने 36 टाइम्स बैटिंग की होगी इन 6 मैचेस में, या उनकी बारी आनी होगी। इन 36 अपॉर्चुनिटीज में से कोई एक मैच विनिंग इनिंग्स आपको नहीं मिलेगी, कोई एक भी। 2 मैचेस आपने जीते, एक अफगानिस्तान के खिलाफ, वो मैच आपको नसीम शाह ने जितवाया, वही बॉलर, उसने आके दो दो छक्के मार दिया आखिर में।
एक आपने इंडिया के खिलाफ मैच जीता, वो भी आप हार चुके थे, वहां पर नवाज जो कि अगेन बॉलिंग ऑलराउंडर, उसने आके आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड इनिंग खेल दी। जो आपके 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है जिनका काम ही बैटिंग करना है, उनमें से किसी एक की तरफ से भी कोई एक भी आपके पास अच्छा, उसमें वो रिजवान मैच खड़ा हुआ विनिंग था ना, इनिंग नजर नहीं आई। नवाज के साथ रिजवान खड़ा हुआ था, नहीं, खड़े हुए जरूर थे, ये एंकर 10 रन बनाए एंकर थे जरूर उसने। करते रहे ये, हाँ। और बीच में छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी आई हैं, लेकिन कोई मैच विनिंग इनिंग्स नजर नहीं आई। यानी अगर वो नवाज वो इनिंग्स ना अब खेलता आके तो आप वो कहना मैच, चाह रहे हैं जो रोल नवाज ने प्ले किया है वो इन 6 में से स्पेशली इफ्तिखार और ये जो इनमें से किसी आसिफ, इनको करना क्योंकि चाहिए देखिए था। आपका आपका प्लान है क्या, आपके ओपनर आउट होते हैं, उसके बाद आपके पास जो आसिफ और खुशदिल, आप सोचते हो कि यार 16-17 ओवर के बाद आके मैं आखिर के 4 ओवर में 60 रन रह जाएंगे और ये लोग आके कर देंगे। इस प्लानिंग से आप बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं जीत सकते। आपके पास बीच में ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो आपके रिक्वायर्ड रेट को 9-10 से ऊपर जाने नहीं दें। ये अगर आखिर में आपके पास 5 ओवर में 50 रन रह जाते हैं, तो फिर आप खुशदिल और आसिफ से एक उम्मीद रख सकते हैं कि चलो ये बना देंगे। लेकिन अगर आपके पास 5 ओवर में 70 रन रह जाते हैं, तो आपको कोई अच्छी टीम नहीं बनाने देगी, रिगार्डलेस ये कितने बड़े हिटर्स हैं। ऑल्दो कि इसके ऊपर भी अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में जाएं, तो आपको नजर आएगा कि थोड़ा, और अगर थोड़ा सा इनका टेक्निकल एनालिसिस करें, तो आपको मालूम होगा कि हमने कुछ बहुत ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली इन हिटर्स से भी। नहीं लेकिन चले, अगर मैं इनको बहुत बड़ा हिटर मान भी ले, फिर भी नहीं कर सकते ये। आपको मिचेल स्टार्क 5 ओवर में 70 रन नहीं करने देगा। नहीं करने देगा। अच्छा, और दूसरा उन विकेटों पे उन कंडीशंस में, अच्छा हमारा, हम इसको जरा समराइज करते हैं। बुनियादी तौर पे हमारे 3 लोगों पर सवाल हैं, आसिफ, इफ्तिखार और खुशदिल, है ना, खुशदिल, इन तीनों पे हमारे सवाल हैं। आपको शायद आपने शायद सुना हो लाइव कमेंट्री में, गालिबन फाइनल मैच था या उससे पहला वाला अफगानिस्तान वाला मैच था, संजय था मेरे ख्याल से कमेंटेटर, उसने पूछा कि यार ये इफ्तिखार का रोल है क्या, बाकायदा कमेंट्री के दौरान उसने पूछा। यार हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, हमारा तो मुल्क का खिलाड़ी है जो भी है, लेकिन उसने ऐसा पूछा, दूसरे मेरे ख्याल से वकार था साथ में या वसीम था, यार इफ्तिखार का रोल है। तो हमारा इन तीनों पे बुनियादी तौर पे जो है ना सवाल है कि ये तीनों, इन तीनों इवन जो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं आसिफ और खुशदिल को खास तौर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए उनका एक फैन क्लब है आसिफ और खुशदिल का, इस वजह से कि वो लंबी हिट्स मारते हैं और वो छक्का मारते हैं। जो एक लंबी हिट्स मारता है, बैट थ्रो करता है, छक्का मारता है, उसका अपना एक फैन क्लब होता है पाकिस्तान में, इस चीज को पसंद किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि वो आपको मैचेस जितवा के देंगे, तो उसके लिए आप अगर देखें श्रीलंका की टीम के फाइनल में 5 आउट हो गए थे, उनके जो 6ठे और 7वें नंबर के बैट्समैन आए, वो 8वें 9वें ओवर से खड़े होके वो 20वें ओवर तक वो बैटिंग करके गया इनका राजा पाक्सा। तो आपके पास, आपके नंबर 6 और 7 के बैट्समैन के पास क्या ये कैपेबिलिटी है कि अगर उसकी 9वें या 10वें ओवर में बैटिंग आ जाती तो वो आपको एंड तक लेके जा सकता है या नहीं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। और जब तक ये कैपेबिलिटी आप में नहीं होगी, तो आप ऊपर फेयरलेस क्रिकेट कैसे खेलेंगे फिर? तो अच्छा, ये सवालात हैं जो बिल्कुल जो सही। मेरे ख्याल से शोएब मलिक और हफीज के जाने के बाद, मुझे नहीं पता कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी इसकी प्लानिंग थी क्या, इनकी रिप्लेसमेंट कौन सी तैयार की गई थी ऐसी, इसको सामने लाया गया। अभी तक रिप्लेसमेंट आपको नजर ही नहीं आई है कहीं पे। अच्छा, यार चले उमर भाई, अब हम इसको मेरा एक कट कमेंट है करते ना, हैं। मेरा हाँ एक हाँ, कमेंट है। जी 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 जी। मेरा कमेंट ये है कि आसिफ ने का जो रोल है ना, वो पूरा निभा रहा है। आप उसका देखें, उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो 200 के करीब है। वो आता है जो जिस ओवर में भेजते हैं उसको 17-18 में, वो एक दो छक्के मारता है जो उसको करना चाहिए, जिस चीज के लिए भेजते हैं। खुश दिल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना कि शोएब मलिक और हफीज का जो चक्कर है, आपको जब नवाज और शादाब मिल गए, दोनों बड़ी इनिंग खेल भी रहे हैं, यानी शादाब ने भी माजी में प्रूव किया है कि वो बड़ी इनिंग खेल सकता है, तो हम उनको उस रोल पर क्यों नहीं भेजते मिडिल ऑर्डर में, जहां पर शोएब मलिक या हफीज होते थे, बिल्कुल क्योंकि जोहेब और भाई, दोनों मेरा ने। भी यही, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हाँ। यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप शादाब और नवाज को 4थे और 5वें नंबर पे देख रहे हैं, तो फिर वो हम्म। प्लान का पार्ट होना चाहिए ना, नजर आना हम्म। चाहिए। यानी आप अभी नहीं तो लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि अभी अभी, आपके पास स्पेस है तो आप किसी को भी भेज देंगे, नहीं नहीं लेकिन अगर वो सवाल, आपके प्लान का पार्ट है तो वो नजर आना चाहिए। नहीं नहीं सवाल ये है कि भाई शादाब और नवाज का तो एक अपना रोल अलग से भी है ना, वो एक बॉलर हैं जो भी है। असल तो ये जो 3 हैं इनका तो बुनियादी रोल ही बैटिंग करना है। इफ्तिखार का शायद मेरे ख्याल से बॉलिंग भी है, लेकिन खुशदिल और आसिफ तो स्पेशली रखे ही हमने बैटिंग के लिए और हिटिंग करने के लिए रखे हैं। तो अगर ये चंद बॉलें, चंद ओवर्स नहीं खेल सकते, इनिंग थ्रू नहीं कर सकते, और आसिफ का ये रोल सिर्फ कि आके 2-3 छक्के मार के चले जाना, तो ये तो एक स्पेशली नहीं मतलब 200 का स्पेशलिस्ट। स्ट्राइक रेट अगर इस तरह से है ना कि अगर कोई 7 बॉलों पे 14 रन बना रहा है और वो 200 का स्ट्राइक रेट हो गया, और वो एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको आपको देखने की जरूरत है कि आपके नंबर 6 बैट्समैन का, मेरा नहीं ख्याल कि ये रोल हो सकता है फॉर अ सक्सेसफुल टीम कॉम्बिनेशन के। कोई 7 बॉलों पे 14 या 8 बॉलों पे 16 रन बना के चला जाएगा, तो
आपको थोड़ा सा इससे बढ़ाना पड़ेगा उस रोल को। अच्छा अगर क्या लेकिन उमर भाई खुशदिल के बारे में तो ये भी नहीं कह सकते ना, वो तो 108 की स्ट्राइक रेट उसकी चल रही है। बिल्कुल तो वो किस लिए है टीम में, ये बताया मुझे। बिल्कुल चले वो आसिफ तो छक्का ही मार रहा है, मार रहा है 5 बॉल पर 14। उसने नहीं, वो तो उसने उनका बहुत अगर सारे आप मैचेस उसने क्लोज करके दिए। आपस में कंपैरिजन करेंगे तो आसिफ ऑब्वियसली आपको बेटर नजर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से हम तो इसको यानी इन तीनों को एज अ कॉम्बो देख रहे हैं ना, बेस्ट अमंग इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ, ये जो आपको पूरा एक मिडिल ऑर्डर का कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन आपका कुछ जो है ना बहुत वीक नजर आ रहा है मिडिल ऑर्डर का। अच्छा अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, क्या हो सकती थी, जो कि मतलब जाहिर बात है हम डिस्कस ही कर सकते हैं कि हमारे पास अगर चले ये इन तीनों की जगह हम क्या किन चॉइसेस पे बात कर सकते थे। जी जोहेब भाई, कुछ चॉइस आपको आपके जहन में है कि डोमेस्टिक पे या कोई प्रीवियस खेला हुआ जो बाहर हो, जो कि इन तीनों की जगह ले सकता था और उसको लेना चाहिए था शायद, ऐसा कोई आपकी नजर में? यार देखो, ये जो अभी जो है ना T20 का जो नेशनल T20 की परफॉर्मेंसेस आ रही थी ना, ये कम से कम एक बंदा है ना, ये इंग्लैंड की सीरीज में डाल सकते थे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक बंदा। इन्होंने शान मसूद को डाला। वो वो दो बंदे लिए ना, वो दो एक वो लिया है, इब्रार नाम है शायद एक बंदे का, उसको लिया, एक आमिर को शायद लिया है ना, 2 बंदे लिए हैं मेरे ख्याल से, 2 बंदे वो नहीं, लिए। पता लेकिन नहीं, लेकिन वो आई थिंक वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का तो पार्ट नहीं होंगे, वो तो इन्होंने उसमें क्योंकि पार्ट नहीं है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इंग्लैंड की 7 मैचेस होंगे उसमें उसकी परफॉर्मेंस से भी कुछ तब्दीलियां आएंगी, मतलब ये ऐसा नहीं हो गया कि फिक्स हो गया, और उसकी परफॉर्मेंस से कुछ तब्दीलियां आएंगी, मुतवक्का हैं कुछ तब्दीलियां, इन मतलब केस के कोई इंजर्ड हो जाता है तो वो इंजर्ड आ भी हो जाता है सकती है और फर्स्ट करें खुशदिल लेकिन लीग कंटिन्यू करता है तो फिर तो नहीं बाबर आजम बर्दाश्त लेकिन करेगा, टीम उमर इंटरेस्ट बर्दाश्त नहीं उमर करेगा। उमर ये बताएं कि और ये वकार भाई ये बताएं कि अगर तो ये जो मैचेस हो रहे हैं इसमें भी सिलेक्टेड प्लेयर्स है ना, यानी कोई ऐसा तो नहीं कि बाहर से आकर मिडिल ऑर्डर में आपका जो तीसरे से छठे नंबर तक के बैट्समैन है उस पे क्या सिर्फ शान मसूद के अलावा क्या ट्राई किए इन्होंने? जी। ये अच्छा उनका देखिए response है। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि आपके पास नंबर 4-5 पे किस तरह का बैट्समैन चाहिए आपको। हम्म। मेरे ख्याल से नंबर 4 और 5 आपकी ऐसी क्रिटिकल पोजीशन होती है, आपको मल्टी डायमेंशनल प्लेयर चाहिए, और मल्टी डायमेंशनल इसलिए कह रहा हूँ, कभी सिचुएशन ऐसी होगी कि विद इन पावर प्ले आपके पास 2 से 3 विकेट्स गिर सकती हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशंस होती हैं इसमें कि आप तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल हो गया, तो आपका नंबर 4-5 बैट्समैन पावर प्ले के अंदर ही आ गया, तो उसको वहां से इनिंग बिल्ड करके और फिर वहां से तेज खेलना भी आना चाहिए। अच्छा कभी एशिया ऐसी कप सिचुएशन होगी कि वो 8वें 10वें ओवर में इन होगा, उसको सिंगल डबल निकालना होगा वहां से, अच्छा तो डिफरेंट उसके गियर्स होने चाहिए। अच्छा एशिया कप में उमर जो भाई मैंने कहा, एशिया कप, यूजुअल में खास कंडीशन पर नहीं, लेकिन जो आम आम सूरत हाल में आपके नंबर 4 क्या है? 1 2 3 नहीं 4 मेरे ख्याल से अभी इस स्क्वाड में, अभी जो अभी स्क्वाड है। इस स्क्वाड के अंदर तो मुझे हैदर अली है मेरे ख्याल से बेस्ट, क्योंकि उसने ओपन भी किया हुआ है, नंबर 3 पे भी खेल चुका है, वो नंबर 4 पे भी खेल चुका है, तो अभी तो आपके पास बेस्ट चॉइस हैदर अली की है, अच्छा और एशिया कप तो को हैदर अली देखते को हुए, मेरे एशिया फोर्थ में एक में बात ऐड कर दूं, एशिया कप को देखते हुए हमें नहीं लगता कि 1 2 3 के अलावा इन्होंने कुछ डिसाइड किया हुआ था, 1 2 3 के अलावा इनका कुछ डिसाइड नहीं था इन्होंने, और ये किया भी इन्होंने ना, कभी नवाज को, कभी शादाब को, कभी खुशदिल को आगे पीछे करके, 1 2 3 के अलावा इन्होंने 4 डिसाइड किया ही नहीं था, उन्होंने कहा था 4 हम उसी वक्त देखेंगे, जो भी होगा 4 उस हिसाब से भेज देंगे। जी बोले, हाँ उमर भाई कुछ कह रहे थे आप? जोहेब कुछ कह रहे थे ये। मैं कह जी रहा हूँ कि हमारा फोर्थ का, क्योंकि हमारे ये इंपॉर्टेंट नंबर है ना 1 2 3 4, क्योंकि हम एक्सेलरेशन नहीं कर पाते, क्योंकि रिजवान और बाबर्स में से एक बंदा खड़ा हो रहा है 10 ओवर तक आमतौर पर, तो हमारे जो तीसरा चौथा बंदा है ना वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे। यानी अगर हम इनको दोनों को रखते हैं और ये दोनों शहर में चले गए, तो आपका अगर तीसरे नंबर पर शान मसूद आ गया, वो तो वैसे ही खेलेगा ना जैसे इफ्तिखार खेल रहे हैं, वो कोई, हम ये तो नहीं कंसिडर करेंगे कि वो आकर छक्के मारना शुरू कर देगा। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से शान मसूद की जो सिलेक्शन है ना वो किसी एक अजम्पशन के ऊपर हुई है, और उस अजम्पशन के तहत ही उसको एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और वो इस अजम्पशन के तहत हुई है कि शान मसूद ने शायद अपना जो प्लेइंग स्टाइल है वो थोड़ा चेंज किया है और उसने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है, तो मेरे ख्याल से वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो T20 का प्लेयर है, वरना T20 में कंसीडर नहीं किया जाता था शान मसूद को, और मेरे ख्याल से अगर वही दोबारा से वो टैग लग जाता है कि अगर वो स्लो खेलता है आके, तो वो फिर आगे उसके लिए फिर फ्यूचर में मुश्किलात हो जाएंगी, तो उसको प्रूव करना है कि उसने अपना गेम चेंज किया है। अच्छा 1 2 3 पे हमारे पास ऑलमोस्ट एक ही तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, बाबर, रिजवान, या शान मसूद। नंबर 4 पे फिर हैदर अली का, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हैदर अली के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो शॉट्स मार सकता है, एग्रेसिव खेल सकता है वो, बस सिर्फ हैदर अली के साथ जो प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि वो कभी कभी
इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं होती, और वो तब भी वो टेम्परामेंट थोड़ा सा लूज कर जाता है, विकेट पे स्टे नहीं कर पाता। लेकिन मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव प्लेयर के लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान है कि उसको थोड़ा सा उसका टेम्परामेंट डेवलप करे वो अपने अंदर। लेकिन आप किसी को एग्रेसिव, हैदर अली के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। इफ ही कैन बिकम योर रेगुलर नंबर 4 बैट्समैन, जो कि जिम्मेदारी भी ले सकता है, वक्त आने पे तेज भी खेल सकता है, तो नीचे फिर 5-6 पे आप थोड़ा सा उसमें जो है रद्दबदल कर भी सकते हैं। शुरू के 4 मेरे ख्याल से आपके फिक्स्ड होने चाहिए, उसके बाद आप नीचे जो आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी है वो आप करते रहें। अच्छा, आपको ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि हैदर अली को बाबर के साथ ओपन करना चाहिए, रिजवान को वन डाउन आना चाहिए, ताकि एक हैदर और नहीं, बाबर। अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन ये नहीं चेंज करेंगे। और दूसरा, हमने एक और चीज ये भी ऑब्जर्व की है कि रिजवान की जितनी भी यूटिलिटी है ना, चाहे वो स्कोर्स मतलब स्लो कर रहा है, तेज कर रहा है, जिस तरह वो सारी एज एन ओपनर ही है। जब वो नीचे आ रहा है ना, चाहे वो टेस्ट मैचेस में या ओडीआईज में, तो वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो लेकिन देखें, असल जो रिजवान का प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो सबसे बड़ा ये आ रहा है कि आउटसाइड ऑफ वो रन नहीं कर रहा है, और इसी वजह से बाकी 2 फॉर्मेट्स में उसको ज्यादा मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वहां तो बॉलिंग होती है आउटसाइड ऑफ है। और इवन अब T20 के अंदर भी सारी टीम्स ने वर्किंग कर ली है कि वो जितना भी शफल करे उसको और ज्यादा आउटसाइड ऑफ खिलाते हैं, वो उसके जोन में बॉल नहीं कर रहे, वो तेज खेलने की कोशिश भी कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश खेल रहा है। आपने बल्कि एक श्रीलंका वाले लीग मैच में देखा होगा, उसने जबरदस्ती ऑफ साइड की बॉल को लेग पे उसने खींचने की कोशिश की, वो आउट हो गया उसमें। तो मेरा ख्याल ये कि एक टेक्निकल में उसके साथ बहुत बड़ा एक ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मैं बाबर आजम के बारे में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ क्योंकि बाबर आजम के बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि चाहे पीएसएल हो, चाहे वो पाकिस्तान की कोई होम सीरीज हो, बाबर आजम स्लो विकेट्स पे स्लो खेलता है। वो उसको थोड़ा सा बॉलर का पेस चाहिए होता है जिसको वो यूज करता है अपने शॉट्स खेलने के लिए। वो कोई मतलब अपनी उसकी शॉट्स में पावर नहीं यूज कर रहा होता वो। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह में आप देखें तो बाबर आजम काफी एग्रेसिव का मतलब है कि काफी पॉजिटिव खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम से मैं उम्मीद हूँ, और हो सकता है इस वजह से रिजवान को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिले और वो फिर एक आपको बेहतर ओपनिंग कॉम्बिनेशन नजर आए। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ओपनिंग पार्टनरशिप को अभी छेड़ना चाहिए। ठीक वै, हो गया। वै, वैसे मेरा भी ख्याल है कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप में जो हमारी बाबर और रिजवान का है, इससे हमको इतना मैच जीत कर दिया, दुनिया के नंबर 1 और 2 बैट्समैन है। हम सिर्फ चंद मैचेस है ना इसकी, वो भी स्लो विकेट्स पर, यानी ऐसे विकेट्स जिस पर स्पिनर भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। यानी हो आपने ये देखा होगा श्रीलंका की जो स्पिनर्स हैं, या यानी और जो बॉलिंग थी, हमने भी 5 आउट कर दिए थे, तो बॉल हिल रही थी। तो आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होगा। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में ये ओपनिंग पेयर चलेगा। और इवन ये जो कराची वगैरह के जो ये जो 7 मैचेस है इंग्लैंड के साथ, मेरे ख्याल से इस पे भी हमारा ओपनिंग पेयर चलेगा। मसला आगे ही आएगा क्योंकि मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि वो किसी भी पिच पर नहीं चल रहे हमारे। ठीक है। तो अच्छा, ये जो इम्पैक्ट है ना जोएब भाई, जो हमारे जहनों में भी है, आपके जहनों में भी है, हमारे ऊपर बाबर और रिजवान की ओपनिंग का जो इम्पैक्ट है ना, वो इंडिया वाले मैच का है 152-0 वाला। और अगर आप इसको सही से इसकी मजीद वो करेंगे ना, इसकी जांच पड़ताल, तो आपको लगेगा कि बाबर रिजवान ने किया जरूर है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं खेल लिया उन्होंने कि बहुत नहीं, ज्यादा 1-2 पर क्यों है भाई? हो। नहीं 1-2 पर क्यों है? वर्ल्ड कप के वकार, इंडिया वाला इसको मैच इसकी का मैंने इम्पैक्ट हमारे जहनों पे है। इसकी अगर आप ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स भी देखें ना, अभी मैं देख रहा था कि कोई 13-14 पाकिस्तान ने सक्सेसफुल रन चेजेस किए हैं इनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बदौलत। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से ओवरऑल रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है। अगर आप मेरे ख्याल से ये वाला टूर्नामेंट अगर हटा दें, एशिया से तो बाहर इवन भी, साउथ अफ्रीका एशिया के से खिलाफ एशिया से 200 बाहर भी, रन नहीं, इन्होंने चेज किए, और इन्हीं एशिया के दोनों बाहर भी खेला है इन्होंने, एशिया से बड़ी बाहर। बड़ी चेस की है। नहीं, अभी तो और मैं व- ठीक है। और दुनिया के 1 और 2 नंबर पर बैट्समैन है ना, और इन्होंने इसी पोजीशन पर खेला है, तो अभी कुछ ना कुछ तो किया होगा ना कि जो अभी वन पोजीशन और पे आ थ्री गए। अभी 1 और 3 हो गए ना। 1 और 3 हो गए जी। 1 और 3 हो गए। ठीक है। अच्छा, अभी हम थोड़ा मुख्तसर, हमारे पास टाइम रह गया है, 6-7 मिनट कोई रह गए। हम अपने ग्रुप पे बात कर लेते हैं। जो हमारा ग्रुप है वो आपने देखा होगा यकीनन, पाकिस्तान है, इंडिया है, उसके अंदर साउथ अफ्रीका है, और चौथा कौन सा है अमर भाई? बांग्लादेश। 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 तो हमारा ग्रुप कंपैरेटिवली आपको लगता है आसान है? सेमीज में जाने के लिए हमारे चांसेस ब्राइट हैं? नहीं, मेरे ख्याल से दोपहर भाई का नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरा ग्रुप बड़ा टफ है जहाँ और अफगानिस्तान गया है। इसमें श्रीलंका और वेस्ट इंडीज दोनों तरफ आएगी। हमारे पास वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से कोई एक आएगा, ऐसे ही है हाँ उमेर, ऐसे ही है? जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन दो टीम्स को आप किसी भी तरह से लाइट ले सकते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए। ऑल्दो कि इंडिया भी फाइनल पे नहीं पहुंचा है, मगर उसमें देखें बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो हमारे फेवर में गए, इंडिया के अगेंस्ट गए वो।
वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम इंडिया से बहुत बेहतर हमने क्रिकेट खेली होगी इस टूर्नामेंट में। तो इंडिया इज अ रियल थ्रेट नहीं, और इंडिया से तो इवन हमारा साउथ मैच अफ्रीका इज बराबर अ हुआ थ्रेट। ना। इंडिया से तो मैच हमारा बराबर हुआ ना, एक टॉस वो जीते, मैच जीते, एक टॉस हम जीते मैच। देखिए उमेर भाई एक जो इश्यू है ना, ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जिस तरीके की T20 क्रिकेट खेली है, स्पेशली ये जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड की पिचेस पर, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और वो बहुत ज्यादा कामयाब भी रहे। साउथ अफ्रीका इन द रिसेंट पास्ट वो इतना ज्यादा T20 में कामयाब नहीं रहे, तो साउथ अफ्रीका को आप बहुत बड़ी ये ना उस तरह का इंग्लैंड से भी कंपेयर नहीं कर सकते, आप इंग्लैंड से कंपेयर नहीं कर सकते उनको। तो इसकी वजह से हमको हमको हमारा चांस रहता है यहाँ पर। और बांग्लादेश तो जी, बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेड है, वो खेलना चाहे तो खेल ले, लेकिन वो लेकिन we'll रेब see। भाई एक पाकिस्तानी टीम के साथ भी तो एक बड़ा रियल प्रॉब्लम है ना कि पाकिस्तानी टीम जिस मैच में फेवरेट होती है ना, उसमें वो हाँ वो सही बात उससे है। ज्यादा खतरा होता वो है। तो ये कहते और हैं ना जिसमें कि उम्मीद नहीं होती हाँ, वहां ये पर बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। तो यू नेवर नो कि मतलब पाकिस्तान के बारे में प्रिडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है। हम तो जैसे कि स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, 20 ओवर के मैच में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी मैच को और आप लाइट भी नहीं ले सकते और मैं ये कह रूल रहा आउट भी नहीं मैं कर सकते। मैं एक बात एक और भी कह रहा हूँ कि जो ये जो क्वालिफाइंग राउंड से लोग जो ऊपर आके आएंगे ना, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस होगा ऑस्ट्रेलियन पिचेस का, क्योंकि वो ज्यादा मैचेस खेले हुए होंगे। और तो वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से बहुत बड़ा खतरा होगी, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग पिचेस ही है ऑस्ट्रेलिया में आजकल जो T20 की है, और ये वेस्ट लोग इंडीज इनके की भी बॉलर्स सूरत हाल अच्छे होते वही है ना हमारी वाली, हैं। अनप्रेडिक्टेबल है ना वो भी उनका जिस दिन उनका दिन होगा उस दिन फिर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जिस दिन नहीं होगा तो फिर हाँ। वैसे ही चले जाएंगे हमारी तरह। और लास्ट वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि उनकी ही एक हार थी जो हमारे गले पड़ गई थी, और हमारा सारा रन रेट वन रेट सारा कुछ उसी से निकल गया था। अदरवाइज पॉइंट हमारे भी 11 ही थे, लेकिन वो हम कर नहीं पाए थे क्योंकि उन्होंने हमें इतना बुरा मारा था कि हमारा रन रेट सारा ऐसी तैसी हो गई थी उसकी। अच्छा जी, तो और जी उमेर भाई को बात करना चाहेंगे आप, या हम अपना वाइंड अप करें अपना आज का सेशन? नहीं, मेरे ख्याल से ये है कि अब जो भी स्पॉट अच्छा, सिलेक्ट हो गया है, थोड़ा सा ये हम तो दूध खैर पत्ती उसको के सपोर्ट करेंगे, हमारी विशेस भी हैं। और हमने जो क्रिटिसिज्म किया है वो भी बेसिकली हमारी विशेस सारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के ऑब्वियसली होती साथ है, है। ऑब्वियसली होती है। और हम इवन ये प्रिडिक्शन भी नहीं कर रहे कि स्कॉट खुदा न खास्ता कोई बहुत बुरा परफॉर्म करेगा। सिर्फ हम क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं कि जो मिडिल ऑर्डर के बारे में जो सिलेक्शन कमेटी की स्ट्रेटेजी थी, वो स्ट्रेटेजी हमें क्लियर नहीं हो रही कि स्ट्रेटेजी है क्या। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना वर्ल्ड कप के इतने करीब आके, वो मेरे ख्याल से थोड़ा हमें हर्ट कर रही है, क्योंकि बाकी सारी टीम्स आपको क्लियर नजर आ रही है, वो परफॉर्म कैसे करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक क्लैरिटी नजर आ रही है, तो वो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है बस। ठीक है, आखिरी में कोई पैगाम आप देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि दूध पत्ती को सब्सक्राइब करें और दूध बिल्कुल। पत्ती को प्रमोट करें? क्यों करें भाई प्रमोट, क्या है आपके अंदर ऐसा? देखिए, दूध पत्ती को प्रमोट आप इसलिए करें क्योंकि हम कोई मतलब ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, या फिर हम कोई ऐसी बात करने वाले हैं जो आपको नहीं मालूम होगी, या कोई हमारी राय जो है वो आप सबसे बढ़ता रहे। हम बिल्कुल दूध पत्ती का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे कुछ दोस्त जाके किसी चाय खाने पे कोई दूध पत्ती ऑर्डर करते हैं और उसके ऊपर जो बातें कर रहे होते हैं, हम सारी वही बातें कर रहे हैं जो किसी भी चाय के ढाबे पे या किसी भी ऑफिस में या किसी भी ड्राइंग रूम में किसी भी बैठक में वो हो रही होती हैं। तो आप लोगों को भी इंगेज करेंगे हम, और ये आपका समझ लें कि एक बिल्कुल अवामी एक ग्रुप है और अवामी एक चैनल है। तो इसके अंदर आप में और हमें कोई आपको फासला नजर नहीं आएगा, और हम आपकी जबान बोलेंगे, आपकी बात करेंगे। इसके अंदर हम किसी को कोई दिल आजारी वाली, कोई हर्ट करने वाली या कोई ताज्जुब की बुनियाद पे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, और ठीक है बिल्कुल एक जेन्युइन जो हमारी राय होगी वो हम आपके सामने जी, होगी जोएब भाई इंशाल्लाह। क्या पैगाम है दूध पत्ती के प्लेटफॉर्म से आपका? और बड़ी जल्दी नमाज पढ़ ली यार, कमर भाई ने नमाज देखा है अभी अभी तो हमारी यार कौन सी नमाज पढ़ी है आपने यार, बड़ा फास्ट नमाज पढ़ते हैं आप माशाल्लाह। मेरे ये ख्याल से खुतबा यहाँ ये पर टी देके गए ट्वेंटी थे, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं शायद ये। ये खुतबा यहाँ पर देके गए थे, फिर इन्होंने जी जाके जी नमाज जी, पढ़ाई है। हमारे पास 1 मिनट 20 सेकंड रह गए हैं। जोएब भाई आपका पैगाम दूध पत्ती के प्लेटफॉर्म, यार दूध दूध पत्ती के पत्ती यही है लिसनर। कि आजकल के दौर के अंदर हमको दोस्तों को बाहर बैठकर किसी जगह बातें करने का मौका नहीं मिलता, तो ये प्लेटफॉर्म है कि हम पुराना जमाना है लोगों को याद करवाना है कि हम बाहर बैठकर दोस्त दोस्त अहबाब मिलकर और अपने जो सेम यानी दिमागी तौर पर भी हमारा जो जो मैचिंग होती है वो भी है, और ये सारी यानी दोस्त एक तरह के सेम सेम लेवल पर और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और बात करेंगे और मुख्तलिफ जहते बयान करेंगे और ठीक मुख्तलिफ है, सियासी नजरियात पर खड़े होंगे। इवन खेल में भी मुख्तलिफ अभी तो हम सब एक मर्ज हो गए, मुझे लगता है यहाँ पर कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आपको इस पे भी डिफरेंस मिलेगा कि इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी में कि क्या मिलना मसला है। चाहिए, मिलना भी तो चाहिए।
ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। कमर भाई आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसका मतलब उनकी कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो थैंक्स फॉर कमिंग जोएब भाई, उमर भाई, कमर भाई, आपका भी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।